चलो हम लोग आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक, तो संविधान का भाग 5 जाओगे, संविधान का भाग 5 जाओगे, भाग 5। तो उसी भाग 5 में खंड 1 में है, हमारे देश में खंड 1 में यह प्रावधान है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भाग 5 के खंड 1 में राष्ट्रपति की भी चर्चा, उपराष्ट्रपति की भी चर्चा है। तो आर्टिकल 63 कहता है कि संविधान में कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक ना। तो भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। तो आर्टिकल में जब इसकी चर्चा आती है, एक संवैधानिक हो गया। ठीक, तो इसका फैक्ट मेन जान लेना। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता, जो बताएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। वरीयता क्रम में इनका नंबर 2 होता है। वरीयता क्रम समझते हो, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो नंबर 2 में इन्हीं का नंबर आता है। जब इनका भी पद खाली हो जाएगा तो आएगा तब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश आता है। इसीलिए तुम देखा होगा कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। वो भी नहीं बनेंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट का मेन जज जो उसमें होगा वही राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो इसी महीने में तुम देखा होगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति बने थे और उपराष्ट्रपति भी बने थे ये। ठीक, तो वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद क्या 2 है। संवैधानिक रूप से क्या है 63 में इसकी चर्चा है। यानी आर्टिकल 63 कहता कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट से हम लोग बोलते हैं। अब आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, न तो लोकसभा का होगा और न ही राज्यसभा का होगा। ठीक, जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि संसद के सदस्य उनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो होता है उस सांसद के न सांसद होता है और न ही किसी संसद का सदस्य होता है। इसलिए तुम देखना कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। जिसका आगे चर्चा होगा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा एक राज्यसभा है ना, उसी राज्यसभा का ये पदेन सभापति। पदेन मतलब जिस पद के लिए कोई चुनाव नहीं हो, तो राज्यसभा का ये पदेन सभापति होते हैं। तो देखना, लोकसभा का जो होता है वो निर्वाचित होता है, राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं होता है। तो लोकसभा का प्रमुख वही बनेगा जो लोकसभा जीता हो, लेकिन राज्यसभा का जो प्रमुख बनता है उपराष्ट्रपति, वो किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, न राज्यसभा न लोकसभा का। जबकि लोकसभा का प्रमुख जो बनता है वो स्पीकर जो बनता है वो लोकसभा का सीट जीता रहना चाहिए। जबकि राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उनको राज्यसभा का सीट जीतने की कोई ज़रूरत नहीं है, न तो राज्यसभा न तो लोकसभा। इसीलिए कहता है न तो सांसद होते हैं न वो संसद के किसी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो पूछ देगा किस सदन का प्रमुख उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का प्रमुख। किस सदन का सदस्य किस सदन का प्रमुख उस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। ठीक, यानी जो हमारा राज्यसभा में सभापति जो वेंकैया नायडू है, उनको चुनाव राज्यसभा का सदस्य सीट होने की जरूरत नहीं है। जबकि लोकसभा का जो प्रमुख हमारे जो है, ठीक, उनको जीतने का क्षमता होना चाहिए लोकसभा का सीट। तो यही समझना कि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते हैं। अब तक जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा उनके लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता है कि राज्यसभा का सीट जीतने की क्षमता रखता हो, भले जीते चाहे ना जीते कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है, देश का नागरिक हो, ये योग्यता होनी चाहिए एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए। एकदम सेम टू सेम राष्ट्रपति वाला, केवल वहाँ पर लोकसभा था, यहाँ राज्यसभा हो जाएगा। ठीक, अब इनके चुनाव के संबंध में आर्टिकल 66 का 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष क्यों होता है? तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, न कि हम लोग भाग लेंगे। हम लोग अगर भाग लेंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें क्या लेते हैं? भाग। तो राष्ट्रपति की तरह इनका भी चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। चलो, इनके चुनाव जब कोई प्रत्याशी जब खड़ा होगा उपराष्ट्रपति के लिए, बताए थे, तो 15,000 जमानत राशि रखेगा। तो उसमें क्या था? राष्ट्रपति में पढ़ा था कि उस प्रत्याशी को 50 लोग समर्थन करना चाहिए और 50 लोग अनुमोदन, मौखिक और लिखित रूप में। यहाँ 20 लोग समर्थन और 20 लोग अनुमोदन, सेम। वहाँ 50 था राष्ट्रपति में, यहाँ 20 था, ध्यान रखना।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो इतने प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनको कुल लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर कितने लोग कम से कम अनुमोदित मौखिक रूप से और कितने लोग लिखित रूप से समर्थन है। तो मौखिक रूप से 75, 20 हो गया और लिखित रूप से 20 हो गया। जबकि राष्ट्रपति में कितना था, 50 बताए थे। ठीक, अब इनकी जमानत राशि क्या होगी, 15,000 रुपये लोग जमानत के रूप में रखेंगे। इनका भी जमानत कैसे बचेगा, कुल वैध मत का 1/6 सीट इनको आया होगा, सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह। वहाँ भी वैध मत क्या था, वहाँ भी जमानत बचाने के लिए क्या था, कुल वैध मत का 1/6। वहाँ भी राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि क्या थी, 15,000। लेकिन ये चीज़ क्या हो गया, 20-20 वाला बदल गया है। वहाँ कितना था, 50। मैंने राष्ट्रपति जो खड़े होंगे उनको पहले समर्थन और अनुमोदन होना चाहिए, ताकि अधिक से राष्ट्रपति ना खड़े हो जाए। तो वहाँ 50 व्यक्ति का समर्थन और 50 व्यक्ति का अनुमोदन था। यहाँ 20 व्यक्ति का समर्थन और 20 व्यक्ति का अनुमोदन, यही डिफरेंस है। अब होता है कि जो भी निर्वाचन में भाग लेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो देखो क्या होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। बताए थे कि लोकसभा में 2 होते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं। और यहाँ पर देखना, राष्ट्रपति जो बताए थे उसमें पढ़ाए थे विधानसभा के भी लोग भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, विधानसभा के भाग नहीं लेते हैं। तो इसके निर्वाचन मंडल में कौन होते हैं, सिर्फ संसद के सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। राष्ट्रपति में मनोनीत लोग भाग नहीं लिए थे। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इनके निर्वाचक मंडल में क्या लेंगे, भाग लेंगे। समझा। अब मान लो एक बार कोई उपराष्ट्रपति बन गया, तो दोबारा उपराष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके बारे में संविधान यहाँ पर मौन है। ठीक, इसके बारे में संविधान मौन है कि कितनी बार बनेगा। समझा। तब तक 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हो गए, कौन, राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, जो 2 बार क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने। एक बने थे 52 से 62 और ये बने थे 2007 से 17 तक बने। तो हामिद अंसारी और राधाकृष्णन, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो एक से अधिक बार बन गए, यानी 2 बार बने। पहले हामिद अंसारी के पहले ये तमगा सिर्फ राधाकृष्णन को लगा था, अभी 2 हो गए। अब होता है कि राष्ट्रपति का जब उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा और चुनाव में उनके निर्वाचन संबंधी कोई गड़बड़ियाँ होगी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमुख होता है वही निर्णय देगा। 71 के 1 के तहत है, सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह। बताए थे कि राष्ट्रपति में भी निर्वाचन में कोई गड़बड़ियाँ होगी तो उपराष्ट्रपति, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा 71 के 1 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उसके मौलिक अधिकार के अंदर आता है या क्षेत्रीय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। तो पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में गड़बड़ी होने पर उनका निर्णय देना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय देना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई किसी तरह का मान लो गड़बड़ी हो गया, उसका उम्र को लेकर, मतगणना को लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा आर्टिकल 71 के 1 के तहत। और ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय अपने मौलिक अधिकार के तहत देता है या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत देता है। पूछ देगा तो मार देना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में गड़बड़ी होने पर सर्वोच्च न्यायालय का जज न्यायाधीश किस अधिकार के तहत देता निर्णय, तो बोलना मौलिक अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, किस आर्टिकल के तहत, 71 का 1 के तहत। ठीक। अब क्या देखो, उपराष्ट्रपति भी शपथ लेंगे आर्टिकल 69 में राष्ट्रपति के समक्ष, जबकि राष्ट्रपति शपथ कहाँ लिए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के समक्ष। ये किसके समक्ष लेंगे शपथ, राष्ट्रपति के समक्ष। इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। तो कब से 5 वर्ष, तो सेम राष्ट्रपति की तरह शपथ लेने की तारीख से 5 वर्ष इनका भी कार्यकाल रहेगा। ठीक। अब आओ, इनका वेतन मिलेगा, तो वेतन मिलेगा इनका संचित निधि से, केंद्र का संचित है। बोले थे ना कि संचित निधि मतलब जहाँ पैसा सरकार जमा करती है अपना राजकोष से, तो केंद्र का भी होता है, राज्य का भी होता है। तो केंद्र की संचित निधि से इनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 4 लाख। राष्ट्रपति कितना था, 5 लाख। तो देखो 4 लाख जो वेतन मिलता है, और किसके, ये 4 लाख वेतन और किसके पास है, तो 4 लाख वेतन लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं प्रमुख, उनका भी वेतन क्या है, 4 लाख है। लोकसभा का जो प्रमुख है उनका भी वेतन क्या है, 4 लाख है। तो पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समतुल्य है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य है। ठीक। अब जो उपराष्ट्रपति है उनको पद से मान लो हटाया भी जाता है,
तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? समय से पहले 5 साल पूरा हो जाए तो अपने हट जाएंगे, लेकिन 5 साल से पहले भी उनको कैसे हटाता है? तो लोकसभा जब सहमति देगा, जबकि वहाँ पर क्या था कि दोनों में से कोई सदन लाएगा, और यहाँ कौन सदन लाएगा? केवल राज्यसभा लाएगा। तो पूछ देगा कि राष्ट्रपति को हटाने, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सदन लाता है? तो केवल राज्यसभा लाएगा। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या बताए थे कि लोकसभा भी लाएंगे और राज्यसभा भी लाएंगे, जबकि यहाँ पर कौन लाएगा? केवल राज्यसभा लाएगा। लेकिन ये सहमति किससे लेगा? कि लोकसभा से लेगा सहमति कि ये लोकसभा, हम इस उपराष्ट्रपति को हटाने जा रहे हो, ठीक ना। तो पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का संकल्प केवल और केवल कहाँ से पारित होगा? राज्यसभा से। लेकिन लोकसभा की भी सहमति ली जाती है, वहाँ पारित नहीं होगा। कितने तिहाई से? तो 2/3 से पारित हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, वहाँ बताए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो दोनों सदन में से कोई लाएगा, और यहाँ उनको हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा लाएगा, नॉट लोकसभा। हाँ, लोकसभा क्या रहेगा? तो लोकसभा की हटाने की भूमिका क्या रहेगी? केवल सहमति प्रदान करेगा। अब होता रिक्त स्थान कब भरेगा? तो संविधान में इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति में क्या सीमा था कि 6 महीने के बाद अंदर में हो जाना चाहिए, यहाँ कोई सीमा नहीं है। लेकिन अब तक देखा गया है परंपरा के अनुसार कि जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो तुरंत उसका चुनाव करा लिया जाता है। अब बताइए त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। तो लोग पढ़ाए थे कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति उसका सूचना तुरंत लोकसभा का अध्यक्ष को देता है, जो हम राष्ट्रपति वाला क्लास में पढ़ा दिए होंगे। अब देखो इनका कार्य क्या क्या है। तो आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद की रिक्ति में कार्य, यानी जब राष्ट्रपति अपने पद से किसी कारणवश इस्तीफा दे दे, या मर जाए, या विदेश चल जाए, या कार्य करने में सहमत नहीं हो, तो उस अवस्था में उपराष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और राष्ट्रपति का कार्य जब तक करेंगे तब तक उनको राष्ट्रपति वाला वेतन भी मिलता रहेगा, भत्ता। अब आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसे लोकसभा का प्रमुख और राज्यसभा का प्रमुख। तो राज्यसभा का लोकसभा का जो प्रमुख होता है, पहला तो लोकसभा का सदस्य होता है, और इसी में से लोग चुनकर उसको भेजते हैं लोकसभा का प्रमुख। जबकि राज्यसभा का जो प्रमुख होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः मान लिया जाएगा कि आप राज्यसभा का भी सभापति है, यानी जो भी उपराष्ट्रपति देश में चुना जाएगा वो स्वतः मान लिया जाता है कि आप राज्यसभा का भी सभापति है। इसीलिए पूछता है कि किस सदन का प्रमुख उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का प्रमुख। किस सदन का प्रमुख पदेन होता है? तो राज्यसभा का प्रमुख। चलो, राज्यसभा का सदस्य, ठीक ना। ये कब मतदान करेंगे अपना राज्यसभा में? जब राज्यसभा का मान लो संचालन कर रहे हैं तो कब मतदान करेंगे? तो ध्यान रखना कि राज्यसभा में कोई विधेयक आता है और उस विधेयक पर मतदान कराया जा रहा है, और मतदान दोनों तरफ बराबर हो जाए, मतदान दोनों तरफ बराबर हो जाए, मैंने जितने लोग मत दे रहे हैं दोनों तरफ बराबरी का हो जाए। 50-100 लोग मत दे रहे हैं किसी विधेयक पर, तो 50 लोग समर्थन में, 50 लोग विरोध में। तो ये बराबर मत होने पर ही जिधर भी जाएगा निर्णायक मत देगा अपना मत। तो ये बताओ राज्यसभा में कैसा मत देते हैं? निर्णायक मत। कब देंगे? कैसा मत देते हैं? तो निर्णायक। कब देंगे? जब दोनों तरफ मत बराबर हो जाए, तो जिधर देंगे उसी की बात मानी जाएगी। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते हैं, व्यक्तित्व में राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, राज्यसभा को कुछ समय के लिए स्थगन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो राज्यसभा में कोई विधेयक गया है और उस समय उस सदन के लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं, तो राज्यसभा को सभापति को यह पावर है कि कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक दिया जाए, उसी को स्थगन बोलते हैं। तो इनका पावर क्या? स्थगन का पावर है कि राज्यसभा को विघटित करने का पावर है, विघटित करने का पावर नहीं है, ठीक। अब होता है कि जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी कहलाएंगे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी हो जाते हैं स्वतः। एक तो राज्यसभा का सभापति होता ही है और दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति हो जाता है। इसके अलावा कुछ मुख्य बातें हैं, ध्यान सुनो। पहला सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो उपराष्ट्रपति बना, हिदायतुल्ला, ये राष्ट्रपति ही बने थे। वेंकट रामन और गिरी 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने राष्ट्रपति बनने होती अपने पद से त्याग दिया था। तो कौन से ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हुए जो अपने पद से त्याग पत्र दे दिए थे राष्ट्रपति बनने के लिए? तो वेंकट रमन और गिरी। भैरव सिंह शेखावत ऐसे एक उपराष्ट्रपति हुए
जो लड़े चुनाव राष्ट्रपति के लिए और हार गए। पद पर आते हुए कृष्णकांत की मृत्यु गई। समझा? 2 बार राष्ट्रपति बने वाले कौन कौन थे? राधा कृष्णन और अरविंद अंसारी, और दोनों सबसे अधिक समय तक बने हैं। नेक्स्ट अभी कौन है? वेंकैया नायडू है। ठीक, तो ये सब जान लेना उपराष्ट्रपति में क्या क्या भी बताया है। अब आता है लास्ट आज का, कि ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछता है बराबर। ये भी तुमसे क्वेश्चन बराबर पूछता है। तो क्या पूछता बराबर? कि भारत में कौन कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ये रखना याद, ये पेरा भी है, इसको पढ़ जाना इसको भी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले थे, दूसरे जाकिर हुसैन, तीसरे बीबी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक। इस सबको कोड बना के याद कर लेना। गोपाल स्वरूप पाठक 5वें, बीडी जत्ती 6ठे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 7वें, आर वेंकटरमन 8वें, शंकर दयाल शर्मा 9वें, KR नारायणन 10वें, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू जो 13वें है। समझा? क्योंकि ये सब 2 बार बने हैं। हामिद अंसारी सब 2 बार बने हैं। तो वेंकैया नायडू अभी 13वें क्रम स्वरूप में है। ठीक ना? तो इनका क्रम संख्या कौन है? जो 17 से अब तक हैं। ठीक, वेंकैया नायडू अभी वर्तमान में भारत के उप राष्ट्रपति थी। पूरा उपराष्ट्रपति को पकड़ लेना। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन एक डाल दे कि इनमें से कौन एक उपराष्ट्रपति नहीं है। जैसे दे देगा गिरी, बीडी जत्ती, वेंकटरमन, उसका तो कोई और दे देगा। ठीक ना? तो जो नहीं होगा, तो जिसको ये पूरा याद रहेगा वो मार देगा। ठीक है।